नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद ने अगले महीने से देशव्यापी जन जागरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। विप के संगठन महामंत्री मिलिंद पांडे ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान इस अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अभियान हिंदू समाज को मंदिरों को प्रबंधन और उनके दैनंदिन कार्यों का अधिकार दिलाने के लिए चलाया जाएगा। मिलिंद पांडे ने राज्य सरकारों पर हिंदू समाज के प्रति भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारों को मंदिरों के प्रबंधन से अभिलंब हट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही यह अपेक्षा थी कि मंदिरों का प्रबंधन हिंदू समाज को सौंपा जाएगा, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 12, 25 और 26 की अनदेखी करते हुए राज्य सरकारें मंदिरों की संपत्तियों को प्रबंधन पर कब्जा जमाए बैठी हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब मस्जिदों और चर्चों पर सरकारी नियंत्रण नहीं है तो हिंदू मंदिरों के साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और ये जो प्रेस वार्ता करके विश्व हिंदू परिषद की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि मंदिरों से सरकार का जो नियंत्रण है वो हट जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सदियों से हम लोग ये मांग करते आ रहे थे। ये आवाज थोड़ी इको हो रही है, थोड़ा बोल दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि जो हम सदियों से मतलब दशकों से मांग कर रहे थे कि भाई आखिरकार ये जो सरकारों का काम मंदिर चलाना नहीं है। अगर मंदिर चलाना है तो भैया वो मस्जिद और मदरसों को भी अपने पास लो ना जी। आखिरकार मदरसे, मस्जिद और ये जो अपने जो मजार हैं वो कुकुरमुत्तों की तरह देश में पनप रही हैं। उन पर तो कोई अधिग्रहण नहीं है, उनकी संपत्तियों पर तो कोई कब्जा नहीं है। आखिरकार हिंदुओं की संपत्तियां, हिंदू मंदिरों की संपत्तियों और उनके मैनेजमेंट पर क्यों कब्जा जमाए बैठी हैं सरकारें। बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि अयोध्या मंदिर से ही वीएचपी की पहचान थी और उसके बाद से विश्व हिंदू परिषद ने किसी तरह का कोई भी आंदोलन नहीं किया है। अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, अभी हमने 3 चरणों में इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। अभी हमने कोई आंदोलन की घोषणा नहीं करी, हमने एक जन जागरण अभियान की घोषणा की है आज। और देखिए, इसमें से हमने 2 चरण अभी पूरे किए हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि 30 सितंबर को हम देश के सभी राज्यपालों से मिलकर के उनको बोला था कि भाई अपनी अपनी सरकारों को बोलिए कृपया महामहिम की ये जो मंदिर जो चलाना, मंदिरों पर नियंत्रण करना सरकारों का काम नहीं है। एक सेकुलर सरकार को ये कम्युनल काम नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि दूसरे अपने चरण में हमने अभी इसी शीत सत्र के दौरान संसद के जो लगभग 400 सांसदों से भेंट करके उनसे भी इस मसले पर बहुत गंभीरता से चर्चा की है। तो लगभग 400 सांसदों में से मतलब 50% से ज्यादा सांसद जो है ना वो हमारी इस बात से सहमत थे कि हाँ भाई मंदिरों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए और ये मंदिरों को मुक्त किया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल विनोद जी, जो आपकी तरफ से साफ कहा गया है कि आपको क्या लगता है जो सरकार अभी नियंत्रण रखे हुए मंदिरों पर, सरकार मंदिरों की अच्छे से पैरवी नहीं कर रही है? नहीं, देखिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में के लड्डू के जो हालत थी वो पूरे दुनिया भर उससे आहत है। वो सिर्फ हिंदू ही नहीं, गैर हिंदू भी इस बात को लेकर के आहत है कि आखिरकार ये प्रसाद में क्या मिलाया जा रहा है, कैसे क्यों खिलाया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है ये। और इसके अलावा आप देखिए अगर एक ही किसी के हाथ में सभी मंदिरों को सौंप दिया जाए तो क्या ऐसे चल पाएगा आगे? नहीं, कौन कहता है कि एक ही हाथ में सौंप दिया जाए? हमने नहीं कहा ये बात को। आज जो हमने तो आप क्या चाहते हैं? आप किसके हाथ में मंदिरों की कमान देना चाहते हैं? देखिए, मंदिरों की कमान समाज के हाथ में होनी चाहिए। और समाज का मतलब है कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, समाज में कुछ नहीं। बिल्कुल विनोद जी, वो संस्था आखिर है कौन? आपने साफ तौर पर कहा कि समाज के हाथों में होनी चाहिए, तो समाज को देखने के लिए भी तो मंदिरों की निगरानी करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा ना? बिल्कुल किया गया। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात तो हमने पूरा डिटेल में बताई है। हमने कहा है कि देखिए मंदिरों की सरकारी अधिग्रहण की मुक्ति के बाद में क्या होगा, इसका खाका पूज्य संतों ने और श्रेष्ठ लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने बैठ करके तय किया है। और उस खाका भी हमने राज्य सरकारों को दिया। अभी देखिए, हमें पिछले इसी मास में दिसंबर में ही हम कई राज्य की सरकारों से और उनके मुख्यमंत्रियों से मिले हैं। स्वयं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को मिलकर के हमने वो एक ड्राफ्ट सौंपा है उनको कि आखिरकार हम ये चाहते हैं कि मंदिरों को मुक्त करके ऐसे लोगों के हाथ में वो इसका कमान सौंपी जाए। अब कैसे लोग हैं वो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा क्लियर कर देता हूँ।
हमने ये कहा है कि अभी ये मंदिरों के मैनेजमेंट के लिए राज्य स्तर पर एक मैनेजमेंट परिषद होगी, धार्मिक न्यास परिषद होगी, जिस परिषद के अंदर जो रिटायर्ड कुछ जजेस होंगे और इसमें कई जो प्रोमिनेंट वकील होंगे, इसमें जो है आपके धर्माचार्य होंगे, कुछ संत होंगे और समाज के विविध वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, जिसमें एससी और एसटी कम्युनिटी। चलिए विनोद जी, ज्यादा चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हम सब लोग जानते हैं कि ब्रिटिशों के कालखंड में ही मंदिरों के बारे में अलग कानून बनाकर ब्रिटिशों ने मंदिर व्यवस्था के ऊपर भारत में नियंत्रण कर लिया था। दुर्भाग्य से भारत स्वाधीन होने के बाद में भी यह परंपरा वैसे ही शुरू रही और एक तरीके से यह हिंदू समाज के प्रति एक बहुत भेदभावपूर्ण व्यवहार था, क्योंकि सरकारी नियंत्रण में कहां पर भी चर्च या मस्जिद नहीं है और सिलेक्टिवली केवल हिंदू समाज के ही मंदिर सरकारी नियंत्रण में हजारों की संख्या में अनेक राज्यों में आ गए। और फिर जिस तरह की कुछ कंट्रोवर्सीज पीछे हुई है कि तिरुपति के प्रसाद के लड्डुओं के बारे में होगा या कुछ जगह पर मंदिरों को जो संपत्तियां हैं सरकारी नियंत्रण में जो मंदिर है, उन संपत्तियों के मिस एप्रोप्रिएशंस हो के मिसमैनेजमेंट होंगे, इनके बारे में जो सारी बातें हुई, तो इस विषय के बारे में हिंदू समाज अभी अधिक चिंतित हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद का ये पहले से ही हमारी भूमिका रही है कि हिंदू मंदिरों का संचालन यह हिंदू समाज ने ही करना चाहिए और इसीलिए अभी एक बड़े प्रमाण में इसके बारे में एक जनजागृति अभियान हाथ में लेना चाहिए, निश्चय करके हम लोग आगे बढ़े। कुछ पिछले 1-2-3 वर्षों से हमने इसके ऊपर काम प्रारंभ किया तो सुप्रीम कोर्ट के कई प्रथितयश वकील, हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस, कुछ पूज्य धर्माचार्य और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, ऐसा मिलकर एक थिंक टैंक इसके बारे में चिंतन गठ बनाया गया और उन्होंने अभी एक इसका प्रारूप तैयार किया है, क्योंकि भारत के दक्षिण के हिस्से के जो 5 राज्य है उनमें तो एक एक राज्य में हजारों की संख्या में मंदिर है, तो एक एक राज्य में 20,000, 30,000, 50,000 मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। तो यह चुनौती बहुत बड़ी है। तो विश्व हिंदू परिषद की जो भूमिका है कि हिंदू समाज ने इसको संभालना चाहिए, तो समझ लीजिए कि सरकार यदि इसको लौटाती है तो हिंदू समाज किस स्वरूप में इसको स्वीकारेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न, जिसको हम कह सकते हैं व्यवहारिक एक विषय था और इसलिए इस चिंतन गठ ने एक प्रारूप तैयार किया। 2 वर्ष पहले कर्नाटक सरकार ने यह इच्छा जताई थी कि कर्नाटक के सारे मंदिर वो हिंदू समाज को सौंपने के लिए तैयार है। तो हमारे सारे इस चिंतन गठ की गतिविधि को भी एक गति आ गई थी। दुर्भाग्य से कर्नाटक की सरकार इलेक्शन नहीं जीत सके और यह पीछे विषय। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां योगी सरकार के सख्त आदेश आए हैं। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। योगी सरकार ने कहा है कि 31 जनवरी तक अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा दे दें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, नहीं तो प्रमोशन भी होल्ड किया जा सकता है। तो योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं 31 जनवरी तक सभी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो। तो यहाँ राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए योगी सरकार के सख्त निर्देश हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा बताना होगा, वरना उनके प्रमोशन को होल्ड किया जा सकता है या फिर और कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। साफ तौर पर कहा गया है कि वो संपत्ति चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, 31 जनवरी तक सभी अधिकारियों और राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, योगी सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देने की बात कही है। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और पारदर्शिता रखने के लिए एक अहम आदेश जारी किया है, जिसमें राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अफसरों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसके लिए डेडलाइन जारी कर दी गई है। 31 जनवरी 2020 तक में अफसरों को सारा ब्यौरा उपलब्ध कराना पड़ेगा। यह ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अफसरों को, और अगर ऐसा नहीं करते हैं अफसर या कर्मचारी, उनका प्रदूषण रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ उनके खिलाफ विभाग की कार्रवाई भी जाएगी। हालांकि अब देखना होगा कि मानव संपदा पोर्टल पर कितने अफसर जो है अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने में अव्वल रहते हैं, कितना इंतजार करते हैं, यह समय ही बताएगा। इससे पहले भी योगी सरकार ने भ्रष्टाचार लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए पुलिस कर्मियों और अन्य विभागों के अफसरों को अपलोड करने का निर्देश दिया था कि वह चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करते। बिल्कुल आसिफ, ये जो योगी सरकार के आदेश आए हैं, क्या ये इस वजह से आए हैं जो विभागों में अधिकारी बैठे रहते हैं और आय से ज्यादा संपत्ति उनके पास निकल जाती है, उसको लेकर योगी सरकार ने ये आदेश दिए हैं? देखिए पुष्पेंद्र, अगर बात करें पीसीएस अफसरों की, कई ऐसे पीसीएस अफसर हैं जो कुबेर हैं और सूत्रों का यह भी दावा है कई ऐसे अफसर हैं जिनके पास अपनी संपत्ति है और सूत्रों और अहम जानकारी इकट्ठा कर योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई आगे बढ़ाई है। जो ब्यौरा अपलोड करेंगे वह तो सच्चे और ईमानदार अफसर माने जाएंगे, लेकिन जो अफसर आनाकानी करेंगे अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने में, तो सरकार उन्हें मान लेगी कि इन्होंने कहीं न कहीं भ्रष्टाचार किया है। उनकी जांच भी कराई जा सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे अफसर छोड़ के देखे गए हैं जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, सीबीआई का छापा पड़ा और अरबों रुपए उनके घर से बरामद हुए और इस तरह से अफसरों के पास काली कमाई मौजूद रहती है। इस पर प्रहार करने के लिए योगी सरकार का यह फरमान काफी अहम है और जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव भी दिख रही है। योगी सरकार का साफ मकसद है कि इसी में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो। जो जीरो टॉलरेंस का नारा दिया जाता है वह पूरी तरह से सफल दिखे और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के शासन को अहम निर्देश दिया और शासन के निर्देश के बाद अब अफसरों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना होगा और यह कहीं न कहीं सराहनीय भी है। आसिफ, ये राज्य कर्मियों में कौन कौन से वो कर्मचारी सम्मिलित हैं जिनको अपना पूरा ब्यौरा देना होगा, और ये जो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि प्रमोशन होल्ड हो सकता है, इसके अलावा और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है अगर 31 तारीख तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो? देखिए अभी जो 31 जनवरी 2025 तक डेडलाइन दी गई है, यह डेडलाइन पीसीएस अफसरों को दी गई है। पीसीएस अफसरों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। राज्य कर्मचारी है या कहा जा सकता है पीसीएस अफसरों की बात करें तो लेखपाल, कानून गो, तहसीलदार, एसडीएम या ऐसे अफसर हैं जिनको अब संपत्तियों का ब्यौरा जो है उपलब्ध कराना होगा। चलिए आसिफ, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं, अगर राज्य कर्मचारी या अधिकारी 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। खबर अलीगढ़ से है, जहां चोरी की वारदात सामने आई है। दरअसल चोरों की गैंग ने 2,50,000 रुपए की नकदी समेत 14 लाख रुपए की चोरी की है। आपको बता दें कि चोरों के गैंग में एक चोर को परिवार ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस चोर से पूछताछ कर रही है, साथ ही अन्य चोरों की तलाश भी जारी है।
अलीगढ़ में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां 14 लाख रुपए की चोरी की है कहीं और वहां पर चोरों को पकड़ा भी गया है। हालांकि एक चोर अभी फरार है और पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है। तो अलीगढ़ से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 14 लाख रुपए की चोरी की घटना सामने आई है और आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। फिलहाल 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां अग्नि अखाड़े ने महाकुंभ में छावनी प्रवेश किया है और वहीं संत महत महामंडलेश्वर और नागा सन्यासी शोभा यात्रा के जरिए महाकुंभ में प्रवेश कर रहे हैं और इसी के साथ ही घोड़े, ऊंट, रथ और पालकी में सवार होकर महाकुंभ छावनी में आ रहे हैं। आपको बता दें कि चौपठका आश्रम में शुरू हुई शोभा यात्रा छावनी में प्रवेश कर रही है। तो वहीं शोभा यात्रा में अब महाकुंभ में जो संत पहुंच चुके हैं और वहां पर धीरे धीरे सभी जो अखाड़े हैं वो पहुंचने वाले हैं। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। खबर कानपुर से है, जहां इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल हाई टेंशन लाइन के नीचे अवैध तरीके से सब्जी मंडी लगवाई गई है, जिसको लेकर एक वीडियो भी देखा जा सकता है। जिसमें फल वालों से अवैध वसूली की जा रही है। दरअसल हाई टेंशन लाइन की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया था। जिसको लेकर प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। तो कानपुर में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर हाई टेंशन लाइन के नीचे अवैध सब्जी मंडी में उगाई की जा रही थी। खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए और अब जांच की जा रही है। खबर कन्नौज से है, जहां मंदिर पर कब्जे का मामला सामने आया है। दरअसल सपा नेता पर मंदिर पर कब्जा करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि सपा नेता पर आरोप है कि आधा मंदिर तोड़कर उसने अपने मकान में मिला लिया है। दरअसल यह सैकड़ों साल पुराने बाबा जागेश्वरनाथ महादेव का मंदिर बताया जा रहा है और आरोप है कि मंदिर की मूर्तियां तोड़कर कुएं में फेंक दी गई। इसको लेकर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने मंदिर का निरीक्षण किया और इसको लेकर स्थानीय लोगों ने सीएम योगी से भी शिकायत की है और साथ ही स्थानीय लोगों ने सुब्रत पाठक ने डीएम से मंदिर को जल्द मुक्त करने की मांग की है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में दर्ज मुकदमे के बाद अब उनके दोनों पुराने मीटरों की जांच की जा रही है। सपा सांसद के प्रतिनिधि बिजली घर पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में बिजली विभाग के अधिकारियों ने मीटरों का परीक्षण किया। बता दें कि बीते 17 दिसंबर को संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने दीपा सराय स्थित आवास पर बिजली विभाग की टीम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पहुंची, जहां उनके दोनों पुराने मीटर हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। दोनों पुराने मीटरों में गड़बड़ी की आशंका के चलते बिजली विभाग के अधिकारियों ने जब्त करते हुए जांच के लिए लैब भेजा था। वहीं 19 दिसंबर को बिजली विभाग की टीम एक बार फिर अधिकारियों के साथ सपा सांसद के घर पहुंची और उनके लगाए गए स्मार्ट मीटर की जांच के बाद घर के सभी बिजली उपकरणों को चेक किया। बिजली विभाग ने अधिकारियों ने सपा सांसद पर बिजली चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं उनके पिता मौलाना ममलूक रहमान बर्क पर बिजली कर्मचारियों को धमकाने के आरोप में नखासा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। मीटर उतारे थे, वो मीटर चेकिंग है, मीटर के टेस्टिंग प्रतिनिधि भी आया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। झांसी में हैवानियत की हद पार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने वृद्ध महिला को अपनी हवस का शिकार बना डाला। वहीं घटना की सूचना पीड़िता ने लहचूरा थाना प्रभारी से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए दुष्कर्म का मामला दर्ज कर वृद्ध महिला को चिकित्सीय परीक्षण के लिए स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर भेज दिया। बताया गया है कि वृद्ध महिला खेत की रखवाली कर रही थी और वृद्ध महिला का पति खाद के लिए सहकारी समिति में लाइन में लगा हुआ था। तभी पड़ोस का रहने वाला 40 वर्षीय युवक ने वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला।
कानपुर की महाराजपुर चकेरी पुलिस और सर्विस लांस टीम ने मिलकर 25,000 के इनामी सलमान को गिरफ्तार कर लिया। देर रात हुई मुठभेड़ में सातिर ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में पैर पर गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीपी ईस्ट श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि कानपुर, महोबा, फतेहपुर आदि जिलों में हाईवे पर लूट करने वाला गिरोह काफी समय से सक्रिय था। 2 माह पहले जब इस गिरोह पर कार्रवाई की गई, तब इनका सरगना हमीरपुर राठ निवासी सलमान फरार हो गया था। आरोपी के खिलाफ 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। कर्नाटक के बेलगावी में आज से कांग्रेस का 2 दिन चलने वाला अधिवेशन शुरू हो रहा है। यह अधिवेशन 1924 में हुए कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के 100 साल के पूरा होने के मौके पर रखा गया है। 26 और 27 दिसंबर 1924 को बेलगावी में ही कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ था। यह पहला और आखिरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी अधिवेशन में उन्हें पार्टी अध्यक्ष भी चुना गया था। आज से हो रहे अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत लगभग 150 हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने कहा कि इस अधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। इसके साथ ही कांग्रेस देश में नव सत्याग्रह की शुरुआत करेगी। अगले 1 वर्ष के लिए क्या करना है वो रहेगा। गांधी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और गांधी जी के पद चिन्हों पे हमको चलना है। उस पर विचार करेंगे कि कैसे चल के दिखाएं कि हम गांधी जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज आपने देखा हमने रैली का नाम क्या रखा है। हमने रैली में गांधी जी को याद किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया है। जो सम्मान हम बापू को देते हैं वैसे ही सम्मान हमको अंबेडकर जी को देना है आज की परिस्थितियों में, और आगे जैसा भारत बनाना है, इन सब में हम इन सब के पक्षों पे चलकर ही कुछ कर पाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।